को समझने के लिए पता नहीं हमें कितना प्रयास करने की जरूरत पड़ती है, बट वी यूजुअली डील विथ एंड इंटरैक्ट विथ मैक्रोस्कोपिक एंड बल्क मटेरियल्स। हम अपने रोज के जीवन में ज्यादातर बल्क मटेरियल्स के मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्शन देखते हैं, रिफ्रैक्शन देखते हैं, प्रिज्म के अंदर से बहुत सारे कलर्स निकलते हैं जब व्हाइट लाइट एक तरफ से डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, आप बल्ब जलते हुए देखते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जिसको या तो हम मेजर कर रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं, वो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज हैं जिसको प्रेजेंट कर रहा है, आप हीट सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, या एक सर्टेन डिग्री का हार्डनेस या रफनेस दिख रहा है सरफेस के ऊपर में, कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो ऐसी दिख रही है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं जो ओवरऑल वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट कर रहा है हमें, वो एक एवरेज इफेक्ट होता है। कुछ ऐसे फेनोमेना चलते हैं बहुत छोटे स्केल के ऊपर में, उसके अंदर, उस मटेरियल के अंदर में बहुत छोटे स्केल के ऊपर में कुछ घटनाएं घटती हैं, कुछ फेनोमेना अकर करता है, और उसका एवरेज इफेक्ट ये होता है जिसको हम मेजर कर पाते हैं, जिसको हम महसूस कर पाते हैं, जिसको हम देख पाते हैं। तो वही मैंने लिखा है कि ये जो मैक्रोस्कोपिक और बल्क मटेरियल्स की प्रॉपर्टी जिसको हम लोग यूजुअली ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं, they are actually the averaged effect of something happening at microscopic scale. माइक्रोस्कोपिक स्केल पे भांति भांति की चीजें हो रही होती हैं, भांति भांति का केमिस्ट्री और फिजिक्स चल रहा होता है और बायोलॉजी चल रही होती है, और उसका एक एवरेज इफेक्ट वो पूरा का पूरा बल्क मटेरियल जो है हमें प्रेजेंट करता है, उसको या तो हम मेजर करते हैं या देख पाते हैं या ऑब्जर्व कर पाते हैं। देखिए, नैनो नैनो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितने बच्चों को कुछ स्केल का अंदाजा है, लेंथ स्केल्स का अंदाजा है, इसलिए हमने एक लेंथ स्केल की भी बात की है। एक जो एटम होता है, हाइड्रोजन का मान लीजिए एक एटम है, तो एक एटम का साइज कितना होता होगा, किसी को अंदाजा है क्या? वैसे तो सामने स्लाइड में आपको दिख रहा होगा 10⁻⁹ नैनोमीटर। 10⁻⁹ नैनोमीटर। So 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर, ओके। और 10⁻⁻10 को हम लोग आंगस्ट्रम भी बोलते हैं, आंगस्ट्रम यूनिट भी बोलते हैं। तो ठीक है, एटम का साइज मोटा मोटी आंगस्ट्रम यूनिट के ऑर्डर का होता है, 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर क्या हुआ सर? हाइड्रोजन एटम। एक पर 10 जीरो देंगे तो कितना बनेगा? सर फर्माई यूनिट का भी हो सकता है। फर्मी। यस सर। एटम थोड़ा बड़ा होता है फर्मी से, फर्मी के ऑर्डर की भी कुछ चीजें होती हैं, हम लोग आगे आएंगे। फर्मी होता है 10 का पावर -15 मीटर। एटम का साइज 10 के पावर -10 मीटर के आसपास का होता है। ये मतलब इतना या 2 इंटू इतना या 3 इंटू इतना ऐसा होता है, मतलब 1 एंगस्ट्रम, 2 एंगस्ट्रम, इस तरीके का होता है। तो 1 पर 10 जीरो देते हैं तो कितना बनता है? 1000 करोड़। 1000 करोड़, ओके। तो 1 मीटर को
1 मीटर जितनी बड़ी लंबाई होती है उसको 1000 करोड़ भाग में बांट दोगे तो एक भाग जितना there is बड़ा one होता होगा। question. हाँ, यस। Sir, how do we calculate the size of atom? Because अगर क्वांटम मैकेनिक्स में तो बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, पर जी 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 रदरफोर्ड के जी मॉडल में ये बात बोली गई थी कि ऑर्बिट्स जो है वो फिक्स एनर्जी पे होते हैं, फिक्स डिस्टेंस पे होते हैं, तो उसके थ्रू तो हम लोग कैलकुलेट शायद कर सकते हैं, पर क्वांटम मैकेनिक्स उसके बाद आई है, तो क्या ऐसा है कि अभी भी मतलब एग्जैक्ट साइज नहीं बताया जा सकता है नहीं एटम नहीं, का? अभी अभी बिल्कुल एग्जैक्ट साइज बताया जा सकता है। उसके मेजरमेंट के अपने तरीके हैं, मेथड्स हैं। और रदरफोर्ड साहब ने कोई ऑर्बिट वॉर्बिट की ज्यादा बात किया नहीं था, वो हम लोग ज्यादा बातें कर लेते हैं, तो वो स्टोरी थोड़ी अलग है। उस स्टोरी में मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा। रदरफोर्ड साहब ने सिर्फ न्यूक्लियस की बात किया था, बहुत ज्यादा ऑर्बिट सॉरी, वॉर्बिट की बोहर्स कोई ने बात भी उन्होंने किया नहीं सॉरी था, लेकिन बोहर्स ने किताबों में ऐसा लिखा बोहर्स रहता है, ने भी किताबों में ऐसा लिखा हाँ, रहता है। बोहर्स ने भी सर की। जी 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 जी। तो 1000 करोड़, 1 मीटर को 1000 करोड़ भाग में बांट दोगे तो एक भाग जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा होता है एक एटम। और उसका 10 गुना ले लो, मतलब 100 करोड़, तब कितना हो जाता है? 10⁻⁻⁹ उसी को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। उसी को बोलते हैं 1 नैनोमीटर। तो अब देखो, एटम का साइज मैंने कहा कि किस ऑर्डर का है, आंगस्ट्रम्स यूनिट का। नैनोमीटर साइज में मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसका नाम आप लोग नहीं सुने होइएगा। एक बकी बॉल हमने लिखा है, वो 1 नैनोमीटर का होता है, वो कार्बन 60 होता है, 60 कार्बन के एटम्स ऐसे लूप में जुड़े होते हैं। उसी तरह से कार्बन नैनो ट्यूब्स होती है, वो 1.3 नैनोमीटर की होती है। वो जो डीएनए अपना होता है ना, डीएनए का नाम आपने सुना है ना? यस सर। जी। यस सर। तो जो Yes, नाइट्रोजनस sir. बेसेस लगे रहते हैं अंदर स्ट्रैंड्स के ऊपर में, तो उन दोनों बेस के बीच की दूरी, जिसको विड्थ ऑफ डीएनए कह सकते हैं, वो लगभग 2 नैनोमीटर का होता है, लगभग 2 नैनोमीटर का होता है। तो नैनो स्केल में ये सारी चीजें हैं, हम आगे और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आपको देने वाले हैं। उसी तरह से जो इकोलाई बैक्टीरिया वगैरह है, वो करीब 2000 नैनोमीटर का होता है। आपकी आंखें 10,000 नैनोमीटर के डिस्टेंस तक साफ साफ देख सकती हैं। हेयर का जो डायमीटर होता है बाल का, वो लगभग कितना होता है? 75,000, 50,000 से 75,000 नैनोमीटर के आसपास का होता है। तो एक लेंथ के स्केल का हमने आपको अंदाजा दिया कि नैनोमीटर कहते किसको है, आंगस्ट्रम यूनिट कहते किसको है, कितनी बड़ी लंबाई को नैनोमीटर बोलते हैं, कितने बड़े लंबाई को आंगस्ट्रम्स यूनिट बोलते हैं। अब देखिए, हम लोग तो यूजुअली, इसके पहले के स्लाइड में मैंने कहा था कि बल्क मटेरियल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स हैं, वो क्या प्रॉपर्टी वो मटेरियल शो करने वाला है, वो कैरेक्टराइज होता है कुछ क्रिटिकल या कैरेक्टरिस्टिक लेंथ्स। हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। कॉपर का एक वायर ले लो, उसके दोनों एंड को एक बैटरी से जोड़ दो, किसी भी बैटरी से जोड़ दो, 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो, 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दो, क्या होगा उसमें? क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल पोटेंशियल चार्ज डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा उसके एंड्स के बीच। उसके बाद क्या यस होगा? इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करने इलेक्ट्रॉन लगेंगे। फ्लोस करेंगे। ओके, वायर में और हीट जनरेट होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। तो हम लोग कहते हैं करंट फ्लो करने लगता है। यस और करंट फ्लो करता है तो उसको 11 12 के स्टैंडर्ड में कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? एक ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हैं। और हम लोग कहते हैं कि ऑन एन एवरेज 2 कॉलिजन के बीच इलेक्ट्रॉन जितनी दूरी तय करता है उसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर्स के अंदर मीन फ्री पाथ नैनोमीटर्स के रेंज का होता है, 10 नैनोमीटर, 20 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, इस तरीके का है। अब जरा देखो, वो इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने के लिए उतने का मीन फ्री पाथ उसको मिलना चाहिए, तभी करंट फ्लो करेगी। लेकिन अगर अपने पास टेक्नोलॉजी आ जाए
कि हम 10 नैनोमीटर के लेंथ का वायर काट सकते हैं, कट कर सकते हैं, या उसका मीन फ्री पाथ है मान लो 20 नैनोमीटर का, और हम 15 नैनोमीटर लेंथ का वायर कट कर सकते हैं, और उसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस डाल दें, तो अब तो करंट को फ्लो करने के लिए उसको मीन फ्री पाथ होना चाहिए था, उससे कम लंबाई उसको मिल ही रही है। मीन फ्री पाथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करने का उसको रास्ता ही नहीं मिल रहा है वायर के अंदर में। अब ओम्स लॉ का क्या होगा? तो वहां पर लगता है कि जैसे फिजिक्स बदलना शुरू हो गया, केमिस्ट्री बदलनी शुरू हो गई, थोड़ा नया साइंस इमर्ज करना शुरू कर दिया। अब वहां थोड़ा कोई दूसरा चीज चलने वाला है, दूसरे तरीके से चीजों को सोचना पड़ेगा। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं मटेरियल्स की, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो मैंने एक एग्जांपल दिया, every physical property is characterized by some critical or characteristic length. If the size of material or particles become less than this characteristic length, it is possible that some new physics or chemistry may occur at this scale, and our intuitions may fail badly here. वहां पर हमारे intuitions fail कर सकते हैं जी। Sir, what is that benchmark or that limit? There is not any benchmark for different physical properties. That characteristic length is different. I have given one example of drift speed or mean free path, but for different physical properties that characteristic length is different, that critical length is different. I have given one example. What is the color of gold? Which color? Which color? Golden. Brown. Golden, yellow, ऐसा ही बोलते हैं ना? Yes, sir. Golden. Yes, sir. अच्छा, अभी रिसेंटली हम लोग प्रोफेसर एच.सी. वर्मा जी के साथ विजिट किए थे आईआईटी हैदराबाद, और उनका जब लैब हम लोग घूम रहे थे, तो देखो छोटे छोटे बॉटल्स के अंदर में कुछ लिक्विड टाइप की चीजें आपको दिख रही होंगी फोटो में। फोटो दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes. जी सर। ये सारे गोल्ड पार्टिकल्स हैं। कितने कलर्स में आपको गोल्ड दिख रहे हैं? सर बहुत सारे हैं ये तो। बहुत सारे कलर्स में दिख रहे हैं, सर, और इसमें multiple- येलो कोई दिख ही नहीं रहा है, 6 है। गोल्डन कोई दिख ही नहीं रहा है। Yes, sir. ग्रीन दिख रहा है, रेडिश दिख रहा है, ब्राउनिश दिख रहा है, और दूसरे कलर्स में दिख रहा है। तो ये सारे आइसोटॉप है गोल्ड के? नहीं, ये गोल्ड के आइसोटोप्स नहीं है, ये गोल्ड के नैनो सर। पार्टिकल्स हैं। जब गोल्ड के पार्टिकल का साइज हमने छोटा कर दिया, उसके बहुत नैनो पार्टिकल्स बना लिए, जब गोल्ड बल्क में होता है ना, तब हमें वो गोल्डन या पीला दिखता है। जब उसके पार्टिकल साइज हमने छोटा कर दिया, इसमें किसी में 10 नैनोमीटर के गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे, किसी में 15 नैनोमीटर के होंगे, किसी में 50 नैनोमीटर के होंगे, तो अब साइज बदलने से भी कलर बदल रही है। और जब उस छोटे से स्केल में जाकर के गोल्ड के पार्टिकल्स को हम देख रहे हैं, दे आर नॉट येलो नाउ, तो हमारा जो इंट्यूशन है, कॉमन बिलीफ है कि सोना है तो ऐसा होगा, वो चैलेंज्ड हो जाती है उस स्केल पर जाकर के। Sir, हमारा this इंट्यूशन takes बैटली place. फेल कर सकता है। हाँ बोलो। Sir, this takes place in any other material as well, or this Yes, is only yes. in In gold? all materials, any material, no matter whether it is gold or copper or iron or whatever material, or some oxide of metal or whatever material, functional metallic oxide, if we make nanoparticles of that material, its property will be entirely different from what we observe in bulk. What kind of property the same material presents when they are observed in bulk? Bulk means macroscopic. तो जब उस पार्टिकल साइज में ले जाते हैं, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज को बदलना शुरू कर देता है। क्यों बदलता है, उसकी भी वजह है, उस वजह में शायद मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। हाँ बताओ। हाँ बताओ। मैं पूछ रहा था कि गोल्ड के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज, एक एक पार्टिकल का साइज उतना छोटा करके एक साथ उनको जुटा के कलर किया गया है, या फिर पूरे कलर नहीं किया गया है, कलर नहीं वो किया गया उस है, टाइम हमने में कोई किया गया। कलर नहीं किया है, या जिन्होंने भी नहीं, बनाया है उन्होंने कोई कलर नहीं किया है। दो अप्रोचेस होते हैं।
सर कलर इस तरह के नैनो पार्टिकल्स बनाने के दो अप्रोचेस होते हैं और उन दोनों अप्रोचेस के करस्पॉन्डिंग कई सारे मेथड्स हैं। किस मेथड से हमने ये डिपॉजिट किया गोल्ड का नैनो पार्टिकल्स, ये स्टार्ट किए हैं बल्क से। सैंपल जो इन्होंने शुरू में लिया उसमें बल्क गोल्ड होगा और उसके बाद उसमें कुछ केमिस्ट्री वगैरह किया। उस केमिस्ट्री के डिटेल में बहुत सारा तरीका हो सकता है यहाँ तक जाने का, सर और गोल्ड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया, नैनो तो साइज के पार्टिकल्स में तोड़ दिया। अब वो गोल्ड येलो नहीं रहता है, अब अलग अलग साइज रेंज में उसकी कलर्स अलग अलग दिखनी शुरू हो जाती है एंड दे आर ऑल गोल्ड्स। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? मैं कह रहा था ये जो किया गया है सर, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे अलग बिहेव कर रहा होगा और कोई भी प्रेशर पे अलग अलग इनका ये पार्टिकल बिहेव सारे कर रहा ये होगा। सारे हमें रूम टेम्परेचर पे दिख रहे हैं। ये जो अलग ये अलग सारे कलर्स के रूम गोल्ड दिख टेम्परेचर रहे हैं पे। ना, ये सारे हमें यस रूम सर। टेम्परेचर पर दिख रहे हैं। Sir, do the physical and chemical both properties changes? सारे प्रॉपर्टी चेंज कर जाएंगे, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सारे प्रॉपर्टीज बदलेंगे। So in normal gold, which we see that is in golden color, sir, sir, in that all the particles are not of same size. All the particles are not of, All the particles are not of same size. here also all the particles are not of same size. Average size we always take average size. Suppose 3 crores particles are there, so some particles Sir, might have been of the size 10 nanometer, some 15 nanometer, some 20 nanometer. So average size is, we do some kind of investigation with electron microscope and different techniques. So they do a kind of averaging. So on an average, suppose this reddish gold is, the particle size of this reddish gold is suppose 15 nanometer. Surely the particle size of this greenish gold will be different, not 15 nanometer. If it would have been 15 nanometer, we might have seen it as red. So different particle size is controlling the property. Particle size is controlling the property. Sir, then so the individual size of the particle is changed in that yellow gold, or there is any some chemical change which makes all the particles compressed, or you say expand. I did not understand your question. Sir, as you say that if we change the size of the particles, the complete physical and chemical properties of that element changes. So, sir, is it that every individual particle is being compressed to change its properties? No. Whatever property we are observing or we are measuring, that is the cumulative effect of all the particles interacting together at that length scale. Suppose crores of particles are there, billions of particles are there, but they are all of nanometer scale. So they are all interacting together, and the cumulative effect of that interaction at that length scale is resulting into this effect. Sir, so if all of these samples of the gold which are present in the photo, if taken in bulk, will give a goldish color? Will give goldish color, yes. If we again make a bulk of gold, not of nano size, yes. इसको तेज लिक्विड क्यों होता है? लिक्विड क्यों होता है? इसको कारण क्या है? अच्छा, लिक्विड क्यों होता है? वो लिक्विड गोल्ड नहीं है, वो कुछ प्रिकर्सर के अंदर में डाला हुआ है, इसलिए वो लिक्विड आपको दिख रहा है। वो जो केमिकल सिंथेसिस किया गया है ना, हाँ सर इनके कलर चेंज होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक लेंथ की वजह से चेंज होते हैं क्या? यस। बट माइक्रो, देखिए ब्यूटी क्या है, मैं आगे 2-3 स्लाइड के बाद बात करने वाला हूँ। इसकी ब्यूटी क्या है कि अगर आप बल्क से शुरू कीजिएगा साइज को घटाना, तो मैक्रोन तक अगर आप जाइएगा तब तक कोई प्रॉपर्टी बल्क जैसी ही दिखती रहेगी। 10⁻⁻⁶ तक जाइएगा तब प्रॉपर्टी बल्क जैसी ही दिखती रहेगी। सिग्निफिकेंट चेंज प्रॉपर्टी में आना तब शुरू होता है जब आप
10 to the power -9 के स्केल में जाते सर हैं। सो पीपीबी ना, पीपीबी पीपीबी, व्हाट इज पार्ट्स पर पीपीबी? बिलियन। सर, पार्ट्स पर बिलियन ना सर, नो पार्ट्स नो, पर मिलियन आपने बोला। I am not 10 to talking of mixing any impurity or something foreign element into this. If we are doing like that, then only we can talk of part per million. What we are doing is, we have gold, pure gold, aurum, pure gold, and we are breaking the bulk gold into smaller particles, such that each particle on an average may be supposed to be of size 10 nanometer, 15 nanometer, 20 nanometer, or like that. Then only the cumulative appearance of gold does not remain to be yellowish or golden color. It changes its color as well as other properties also. Electrical property, thermal property, every property will be changed if we go to that length scale. Okay. So Okay, what sir. is nano? Yes, This sir. we have already understood. So actually, nanoparticle are generally considered to be a number of atoms or molecules bounded together with a radius less than 100 nanometer. 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के साइज रेंज में, नैनो का मतलब एक एटम नहीं है, एक एटम तो 10 to the power -10 मीटर का ही रहेगा। 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के साइज का अगर पार्टिकल है, पार्टिकल का मतलब उसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, वो असेंबली ऑफ सो मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हो सकता है, लेकिन अगर उसका साइज का रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच का है, तब हम उसको नैनो पार्टिकल्स बोलते हैं यूजुअली। अब साइज का इंपैक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं कुछ कैलकुलेशन करवाने वाला था, अभी भी करवा रहा हूं, थोड़ा इसमें डिस्कशन में समय ज्यादा लग गया है। ये आपको क्या क्या दिख रहे हैं इस फिगर्स के अंदर में? एलिफेंट एंड अ डियर। एलिफेंट एंड ए डियर। तो एलिफेंट यूजुअली बड़े साइज का होता है, साइज का इंपैक्ट क्या होता है देखो, और डियर यूजुअली छोटे साइज का होता है। हम लोग अगर एक साइज का एस्टिमेट ले लें कि हमारा ये जो डियर है ना, वो 1.5 मीटर टॉल है, और एलिफेंट जो है वो 5 मीटर टॉल है, लगभग इसके आसपास, मतलब कि इसका 3 टाइम्स डायमेंशन है एलिफेंट का। तो साइज मैटर्स की बात मैं करना चाहता हूं। अब जैसे मान लो किसी प्लेनेट पर, एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हैं कि एक ऐसा प्लेनेट है, वहां पर एकाएक कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है कि इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ लेंथ स्केल, ये रिवर्स कर जाता है, एलिफेंट के साइज का डियर हो जाता है और डियर के साइज का एलिफेंट हो जाता है। देखो ऐसा सिचुएशन बन जाता है, इस तरीके का एक सिचुएशन बन जाता है। What does this mean? Imagine a different world where two animals are inverted with respect to scale. क्या हुआ, क्या फर्क पड़ेगा ऐसा होने से? अब देखो इसके सारे डायमेंशंस बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसको थोड़ा सा मोटा मोटी एक दिमागी पिक्चर बनाने के लिए हम एक क्यूब लेते हैं। सपोज करो एक क्यूब है, दिख रहा है? यस सर। तो क्यूब का कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेथ होगा, कुछ हाइट होगा, मान लो LBH ऐसा ले लेते हैं। तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होने वाला है? LBH। तो जो डियर पहले था, इसके पहले वाले स्लाइड में डियर जो है उसको अगर हम एक क्यूब से अप्रोक्सीमेट करते हैं, कि है नहीं हर तरफ उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब एक जैसा नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट जस्ट बनाने के लिए,
तो इसके बॉडी का वॉल्यूम पहले कितना होगा, LBH। अब जैसे ही ये साइज रिवर्स कर गया तो इसका वॉल्यूम अब कितना हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम था LBH, अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये 3 टाइम्स लेंथ का होगा, तो सारे डायमेंशन बढ़ गए होंगे ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका वॉल्यूम हो जाएगा 3L इंटू 3B इंटू 3H, कितना हो जाएगा 27 LBH। 27 इनिशियल वॉल्यूम। 27 LBH। और सपोज करो सिर्फ लेंथ स्केल चेंज करता है, बाकी बोन डेंसिटी और दूसरी चीजें, दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स चेंज नहीं करते हैं, मतलब बॉडी का ओवरऑल एवरेज डेंसिटी एक ही जैसा रहता है, जैसा पहले था वैसा अब है। तो पहले इसका वेट कितना होगा, मास कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो पहले मास होगा, मान लो डेंसिटी रो है तो रो टाइम्स LBH होगा। अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 27 टाइम्स रो LBH हो जाएगा, 27 टाइम्स LBH इंटू रो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका मास 27 टाइम्स बढ़ गया। और इसका पूरा का पूरा जो वेट होगा वो कहाँ ले रहा होगा, अपने पैरों के ऊपर में ले रहा होगा ना, बोन्स के ऊपर में, जो यहाँ पर जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नी जिसको बोलते हैं। तो नी के पास की जो हड्डी है उसका मान लो एक डायमेंशन L है, एक डायमेंशन B है, तो पहले एरिया कितना था LB, तो LB एरिया के ऊपर में सारा का सारा उसका सरफेस एरिया मिला करके एक हड्डी, एक पैर के ऊपर के वेट की बात कर रहे हैं, तो उसका जितना मास था इसको G से गुना कर देंगे, M इंटू G कर देंगे तो उसका वेट हो जाएगा। हम मास से भी कंपेयर कर ले सकते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा वेट था इसका पहले, वो कितना एरिया ऑफ द बोन पर डिस्ट्रीब्यूटेड था, एक पैर के कितना बोन के एरिया के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर में, L इंटू B। तो मास पर यूनिट सरफेस एरिया या वेट पर यूनिट सरफेस एरिया पहले कितना था, कितना था mg 27 रो LBH। नहीं, पहले था रो टाइम्स रो LBH by LB। LBH by LB। अब कितना हो जाएगा 27 रो 27 टाइम्स हो जाएगा। acceleration due to gravity। अच्छा, 3 रो। अब बोन्स भी तो क्या हुआ होगा, increase। सारे डायमेंशन एक तरह से बढ़े हैं ऐसा एज्यूम किए हैं ना। yes sir। L कितना हो गया होगा, LB 3 times और B भी 3 टाइम्स बढ़ा है ना सब चीज। और B कितना हो गया होगा 3B। 3B। तो अब क्या हुआ ये फैक्टर, तो 3 रो। पहले की तुलना में बढ़ा कि घटा, बढ़ा सर, बढ़ा ना, 9 times। yes sir। 9 इसका टाइम्स मतलब क्या हो गया 3 टाइम्स बढ़ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 टाइम्स बढ़ गया स्ट्रेस। कहां पर का बढ़ गया, हड्डियों पर का। तो अगर वो बड़ा होते चला जा रहा है तो हड्डियों पर का स्ट्रेस बढ़ते चला जा रहा है, तो उसके बड़ा होने का भी एक लिमिट होगा। अगर इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि अब उसकी हड्डी उतना स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है तो वो टूट जाएगी हड्डी और वो खड़ा नहीं हो पाएगा। तो साइज मैटर्स, साइज जब बड़ा छोटा होता है तो बहुत सारी चीजें प्रभावित होना शुरू हो जाती है। एक कैलकुलेशन तुम लोग और करो, देखो तो अब साइज छोटे, अभी तो साइज को हमने बड़ा किया, अब साइज को छोटा करने का इफेक्ट देख रहे हैं। एक क्यूब है जिसके एज का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। कुछ काम हम आपसे करवा रहे हैं, जल्दी जल्दी करके हमें बताइए। इस क्यूब के एज का लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अभी इसका सरफेस एरिया कितना होगा और वॉल्यूम कितना होगा, सर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हो ना, टोटल सरफेस एरिया सर 16 into 14 हो जाएगा। 24 और
सर Yes. 16 टोटल into सरफेस 14 एरिया surface area 24 हो है, जाएगा। वॉल्यूम 64। Yes sir, yes Yes, sir, sir, वो 94. 64 हो जाएगा। 96, sorry, 96. 4 into 4 into 4 Yes sir, और सरफेस एरिया कितना हो गया 4 into 4 4 into 4 into 6 yes sir, 6 is square। 96 सरफेस एरिया हो जाएगा अब क्या करो 64 अब क्या करो कि बगल में जो फिगर तुमको दिख रहा है इसको ऐसे काट दो 2-2 सेंटीमीटर एज लेंथ के क्यूब्स में काट दो। टोटल कितने क्यूब्स बन जाएंगे? 8 देखो तो सर सामने 8 बन जाएंगे 8 ना। क्यूब्स बन जाएंगे, 8 Sir, क्यूब्स। इधर सामने से 2 बनेगा और इधर से 2 बनेगा क्यूब। और पीछे से 2 और 2 बनेगा। सर तो अब हमारे को टीएसए ढूंढना है। अब बताओ सरफेस एरिया कितना हो जाएगा और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 192 टोटल वॉल्यूम में तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम बदल नहीं सकता। वॉल्यूम सेम रहेगा पर टीएचए अलग हो जाएगा एक का सर। वॉल्यूम टीएचए कितना आपका हो हो गया? जाएगा 24। 2 सेंटीमीटर एक का वॉल्यूम 8 आएगा। 8 आ जाएगा। और सर into 8 1152 हो जाएगा। सर वॉल्यूम सेम रहेगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ओके सरफेस एरिया बढ़ गया, वॉल्यूम सेम रहा। यस तो सर। वॉल्यूम सेम रह रहा है। जब एक बल्क को छोटा करना शुरू कर रहे हैं, एक बड़े क्यूब को छोटे छोटे क्यूब्स में बांटना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? वॉल्यूम सेम रह रहा है लेकिन सरफेस एरिया बढ़ रहा है। मतलब सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे हम छोटे बढ़ साइज रहा की है। तरफ जाते हैं तो क्या होता है? साइज बढ़ता है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ना शुरू सरफेस हो जाता है। एरिया अब आगे कैलकुलेशन और करो, ये थोड़ा भारी है। 1 सेंटीमीटर एज लेंथ का एक क्यूब है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके अब क्या कर रहे हैं? इसको 1 मिलीमीटर के क्यूब्स में बांट रहे हैं। ऐसे क्यूब्स में काट दे रहे हैं इसको जिसके एज का लेंथ है 1 मिलीमीटर। अब जल्दी से निकालो कितने क्यूब्स बनेंगे? 60। तो टोटल सरफेस एरिया अब कितना होने वाला है? 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब्स कितने बन रहे हैं? 60 क्यूब्स। 600 60 क्यूब्स बन रहे हैं क्या? 1000 यस सर 60 10 सर 1000 क्यूब्स बन रहा है। 1000 क्यूब्स बन जाएंगे ना। 10 बनेगा हाइट के क्रॉस। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर एक क्यूब के एज का लेंथ है, तो 1 सेंटीमीटर में वैसा 10 क्यूब मिलेगा। तो इधर से भी 10 क्यूब मिलेगा, ब्रेथ के लॉन्ग भी 10 क्यूब मिलेगा और लेंथ के लॉन्ग भी 10 क्यूब मिलेगा। तो 10 into 10 into 10 1000 क्यूब्स बन जाएंगे। वॉल्यूम Yes, तो sir. 10 का 10 रहने वाला है, वॉल्यूम नहीं चेंज करने वाला है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। एक क्यूब का कितना हो जाएगा सरफेस एरिया? 1/10। 1 मिलीमीटर मीन्स 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 into 1/10 into 6/100। और वैसे कितने क्यूब्स हैं? 1000। तो 6/100 into 1000 कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 1 सेंटीमीटर एज लेंथ के क्यूब को 1 मिलीमीटर एज लेंथ के क्यूब्स में जब हमने बांट दिया, काट दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ा घटा सेम रहा? क्या हुआ? सरफेस एरिया बढ़ गया। बढ़ा। सरफेस एरिया बढ़ा, लेकिन सरफेस एरिया काफी बढ़ गया। अब अगर इसको 1 नैनोमीटर के साइज का काट दें तब क्या होगा? ऐसे क्यूब्स में बांट दें, ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में इसको बांट दें कि एक क्यूब के एज का लेंथ हो जाए 1 नैनोमीटर। तो 1 नैनोमीटर में 10 to the power 21 कितने 10 to the सेंटीमीटर? power 9 minus 10 to the power minus मीटर और माइनस 10 to the power minus 9 minus 7 minus 7 10 to the power minus centimeters. 9 मीटर। Minus 7 centimeters. 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर। Yes sir. तो 1 सेंटीमीटर में 10 to the power 7 क्यूब्स मिल जाएंगे।
तो 10 to the Yes. power 7 लेंथ के लॉन्ग, 10 to the power 7 ब्रेथ के लॉन्ग, 10 to the power 7 हाइट के लॉन्ग। तो टोटल कितने क्यूब्स मिल गए? 10 to the power 10 to 21. the power 10 to the 21. power 21 क्यूब्स मिल गए। एक का एरिया क्या होगा? 1 1 by nanometer 10 to the cube. power 7 into 1 by 10 to the power 7 into 6, 6 by 10 to the power 14, और वैसे वैसे 10 to the power 21 क्यूब्स हैं। तो 6 into 10 to the power 7, तो कितना हो गया? 7 मतलब 6 करोड़ सेंटीमीटर 6 स्क्वायर crore. सरफेस एरिया हो गया। 6 crores. जब एक वॉल्यूम उतना ही है, वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज, लेकिन जब 1 सेंटीमीटर एज लेंथ का क्यूब था तो टोटल सरफेस एरिया था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब वो 1 नैनोमीटर एज लेंथ के क्यूब में टूटा तो कितना हो गया? 6 करोड़ सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जब हम बल्क को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं तो क्या हो रहा है? सरफेस एरिया काफी ज्यादा बढ़ बढ़ जाता जा है, रहा है। सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और उसके कारण क्या होगा? सरफेस पर ज्यादा एटम्स आ जाएंगे। सरफेस काफी बढ़ गया ना, तो मटेरियल Yes, sir. के एटम्स उन सरफेसेस पर तो रहने वाले हैं ना, तो अब Yes, sir. सरफेस पर ज्यादा एटम्स आ जाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जो सरफेस के एटम्स हैं वही तो नेबरिंग दूसरे एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ या आयंस के साथ इंटरैक्ट करने वाले हैं। तो Yes, sir. उनकी सरफेस को जब छोटा साइज में ले जाते हो Yes. तो सारी चीजें बदलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सरफेस पर ज्यादा एटम्स आ जाते हैं और उनका नेबरिंग एटम्स के साथ इंटरैक्शन चेंज करना शुरू कर जाता है। जैसे कोई भी तुम शेप ले लो, क्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, स्फीयर ले लो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से भी तुम अंदाजा ले सकते हो, तो सरफेस बाई वॉल्यूम करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर बाई 4/3 पाई आर क्यूब, 1/r का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब अगर तुम छोटे छोटे स्फीयर्स में इसको बांटना शुरू करोगे, रेडियस को कम करना शुरू करोगे, तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो रेडियस का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रेडियस को Yes, sir. जितना कम करोगे उतना सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा, सरफेस पर उतना ज्यादा एटम्स आने शुरू हो जाएंगे। सो साइज मैटर्स, एंड व्हाट मेक्स नैनो पार्टिकल्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंडोज देम विद देयर यूनिक प्रॉपर्टीज इज दैट देयर साइज इज स्मॉलर देन क्रिटिकल लेंथ। हमने कहा ना कि हर फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए क्रिटिकल लेंथ इन्वॉल्व होता है, और अगर उसका साइज उस क्रिटिकल लेंथ से ही कम कर दे रहे हैं तो पूरी इंटरैक्शन की तस्वीर बदल जाती है, उसका नेचर बदल जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, Sir, like the gold. like the gold. So this characterizes many changes in the physical properties and physical phenomena of nanoparticles. तुम देख सकते हो, एक शुगर का क्यूब ले लो और उसको पानी में घुलाओ, फिर उसको पाउडर्ड कर दो और उसको पानी में घुलाओ, देखना कौन जल्दी घुलता है? Powder. क्यों जल्दी घुलता है? उसके स्मॉल साइज की वजह से वो स्मॉल साइज की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ गया, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया, सरफेस पर ज्यादा एटम्स आ गए और वाटर के साथ अब उसके इंटरैक्शन का रेट फास्टर हो गया, तो वो जल्दी से घुल गया। अब देखो, मैंने कहा था ना कि नैनो साइज की दुनिया बड़ी खूबसूरत दुनिया है। ये कुछ तस्वीरें हैं, वो जो काजल की बात तो मैं पहले भी किया, ये मेडिवल पीरियड का एक स्टेंड ग्लास है, वो इतना रंगीन ऐसा दिखता है, उस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, आगे भी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये आजकल बहुत सारे पेपर्स छप रहे हैं, रिसर्च पेपर्स छप रहे हैं, हल्दी का नैनो पाउडर बनाना, नैनो मेडिसिन बनाना, तो ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत फैंसी हो गई हैं नैनो स्केल पर। अब यहाँ पर देखो, मैंने पहले भी बात किया कि हाइड्रोजन एटम जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 0.1 नैनोमीटर का होता है। नैनोमीटर की दुनिया ऐसी कुछ है। रेड ब्लड सेल्स 5000 नैनोमीटर के होते हैं, इकोलाई 2000 नैनोमीटर का होता है, वायरस 50 नैनोमीटर के आसपास का होता है, अपना जो डीएनए है उसका विड्थ 2 नैनोमीटर के आसपास का होता है। सर, जी, कोई भी पार्टिकल अगर हम नैनोमीटर पे लेके जाते हैं तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
अभी तो दिखाया हमने, इतना कैलकुलेशन करवा करके तो दिखाए। जब उसको आप छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटते हैं ना, तो वो क्या हो रहा है देखो, इसको सिंपली ऐसे सोचो, एकदम क्लासिकल सोचो, नहीं जाओ तुम क्वांटम में। जब क्यूब को तुम छोटे छोटे क्यूब्स में काट रहे हो, तो जो अंदर वॉल्यूम वाला पार्ट था, तुम आइसक्रीम का स्लाइसेस काटते हो ना, पार्टी में जाते हो तो कहते हो ना भैया एक मोटा वाला आइसक्रीम काट के देना। तो जब आइसक्रीम का स्लाइसेस बनाते हो, तो जहां से वो कट मारा जिस क्रॉस सेक्शन के ऊपर में, तो वहां का मॉलिक्यूल तो पहले वॉल्यूम के अंदर था, वहां का एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, जब तुम कट मार दिए तो सरफेस पर आ गया ना। जहां से तुम काटे वो सरफेस बन गया। तो वॉल्यूम में एटम्स कम होने शुरू हो जाते हैं और सरफेस के एटम्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे नए नए सरफेसेस क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि उसको हम काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, जहां से काट रहे हैं वहां एक नया सरफेस क्रिएट हो जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द एटम्स आर देयर ऑन द सरफेस नाउ, और वॉल्यूम के अंदर के एटम्स कम होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि जो ह्यूमन हेयर होता है, हमने इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हेमा मालिनीज हेयर मेजर्स 50,000 नैनोमीटर अक्रॉस, ऐसा लिखा है। तो आपका बाल भी इसी के ऑर्डर का होगा। तो ये अपना हेयर का डायमीटर इस ऑर्डर के आसपास का है। ये देखिए, पीकॉक जो होता है ना, मोर, उसके आंख जब देखते हैं तो देखने में उसके आंख से भी कुछ कुछ कलर्स वगैरह दिखती है, नीला पीला कुछ कुछ दिखता है। लेकिन वो क्यों दिखता है, उसका यहाँ भी सेम इमेज लिया गया है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, पीकॉक के आंख का इमेज। और देखिए उसके आंख के अंदर कितना अच्छा ब्यूटीफुल नैनो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ये एक डैमेस्कस स्टील स्वॉर्ड है, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एक खास तरह के स्टील सर ये से, कुछ ऐसा होता है ना जिसका डिजाइन कभी रिपीट नहीं हो पाता, कुछ ऐसा सा होता है, राइट? नहीं, रिपीट ही होता है, रिपीट ही होता है इसका डिजाइन। वो मैं अभी आपको बताता हूँ इसके बारे में। सर ये दमास्कस स्टील में ये कार्बन नैनोट्यूब्स फाउंड यस 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 यस, वही होता है, वही होता है। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए ना। हाँ, बोल रहा हूँ कि सर ये जो हम इतना छोटे स्केल में जब जाते हैं तब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो जाता है? नहीं नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं हो जाता है। ये एक्चुअली जो आप इमेजेस दिखा रहे हैं, जैसे सेम का इमेज जो हमने आपको दिखाया, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है। तो इसका कुछ तरीका ऐसा होता है, जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप होता है, तो वो एटम बाय एटम प्रोब करता है। तो वो एटम को हम आपको दिखाते नहीं है, होता क्या है कि उसके निडल को उसके सरफेस के ऊपर में हम घुमाते हैं, और जहां पर उसको एटम मिलता है वहां उसको एक करंट मिलती है, तो समझ जाता है कि यहाँ पर एटम है। फिर उसको आगे ले गए, बीच में गैप है, फिर जहां एटम मिलेगा उसको एक करंट मिलेगा, तो उस करंट को रजिस्टर करते हैं, और हमारा जो कंप्यूटर है उसका फिगर को रीजनरेट करता है। वो ब्लैक एंड व्हाइट में रीजनरेट कर रहा है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है। ये जो डेमेस्कस स्टील की कहानी है ना, उसमें ये आगे चल के इस कहानी को हमने शायद बताया भी है। ये देखिए, कलर्स ऑफ स्टेन ग्लास विंडो है, जो पुराने चर्चेस के अंदर में इसमें पाया गया कि इसके अंदर में नैनो सिल्वर और गोल्ड हैं, जिसके कारण डिफरेंट कलर्स ये डिस्प्ले कर रहे हैं। ये लाइकर्गस कप है, ये रोमन ग्लास केज कप है। ये डाइक्रोइक ग्लास का बना हुआ कहा जाता है। डाइक्रोइक ग्लास इसको इसलिए कहते हैं, डाई मतलब दो, क्रोइक का संबंध कलर से है। तो इसमें ऐसा पाया गया कि इसमें नैनो पार्टिकल्स हैं गोल्ड के और सिल्वर के। और यहाँ जो पीपीएम की बात आप कर रहे थे ना, वो गोल्ड के पार्टिकल्स 40 पीपीएम है, पार्टिकल पर मिलियन। 1 मिलियन पार्टिकल में 40 पार्टिकल्स गोल्ड के हैं। ओह सर, सो लाइक जब आप दो चीजों को मिक्स करते हो तो उसका जब मिलियन में रेशियो होता है तो उसको पीपीएम बोलते हैं, यस 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 यस। आप जिस किसी भी, जैसे ग्लास के अंदर में मिल गया यहाँ पर गोल्ड, तो 1 मिलियन ग्लास के पार्टिकल्स में 40 गोल्ड का पार्टिकल मिला हुआ है, इसको कहेंगे 40 पीपीएम। यस सर। उसी तरह से सिल्वर मिला हुआ है इसमें 30 पीपीएम में। तो जो नैनो पार्टिकल्स गोल्ड और सिल्वर के इसके अंदर में मिले हुए हैं, उसकी वजह से देखिए इसमें, इसके अंदर में अगर आप लाइट ग्लो करेंगे, व्हाइट लाइट,
तो ये क्या करता है कि अगर आप इस कप के अंदर में लाइट ग्लो करते हैं और आप देख रहे हैं बाहर से ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू, जो लाइट इससे बाहर निकल रही है उसके थ्रू देखिएगा तो ये ऐसा रेडिश दिखेगा। तो ये करता क्या है कि रेड लाइट को ट्रांसमिट कर देता है और बाकी जो लाइट्स हैं उसको अंदर में डिस्पर्स कर देता है। लेकिन अगर उसको अंदर से देखिएगा तो ये इस कलर का दिखेगा। तो ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नैनो पार्टिकल्स है। और नैनो पार्टिकल के रहने से क्या होता है उसकी अलग इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, उतना हम लोगों के पास समय नहीं है। थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करें तो कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को, क्योंकि आगे नो सर, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां नो आपको प्रॉब्लम, बाकी है। थोड़ा मैं तेजी से आगे बढ़ता हूँ। कंटिन्यू करिए सर। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कोई डेमेस्कस स्टील की बात पूछ रहा था, तो वो पुराने जमाने में वो क्या करते थे कि बहुत सारी चीजों को मिला करके उस स्टील को बनाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वो स्टील इंडिया से ही इंपोर्ट होता था, खास करके तमिलनाडु और केरल वाले इलाके से इंपोर्ट होता था, बाकी सारे देशों के अंदर में। तो वो लोग जो डिफरेंट डाइल्यूशंस में कई बार मिलाते थे चीजों को, उसी में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स हो जाती थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि किस वाले स्टेप के अंदर में वो इम्प्योरिटी मिक्स हो रही है जिसके कारण एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमारा मटेरियल ले रहा है। इसलिए वो हर बार एक रेसिपी के तरह सेम उसी प्रोसेस को जब रीडिजाइन करते थे ना, तो एक एक स्टेप को उसी तरह से रिपीट करते थे। अब आजकल हम लोग कंट्रोल्ड वे में भी इसको बनाते हैं, जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड वे में उतना जितना पीपीएम गोल्ड और सिल्वर है उतना पीपीएम गोल्ड और सिल्वर डाल करके और देखते हैं कि वैसा ही चीज बना कि नहीं बना, तो एग्जैक्टली वैसा ही बन जाता है। ये जो मॉर्फो बटरफ्लाईज है, तो देखिए बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं या इस तरह के बटरफ्लाईज वगैरह हैं, तो इनकी जो बहुत सारे कलर्स इनके विंग्स वगैरह से आती दिखती हैं हमें, तो वो उनके पिगमेंट्स के कारण दिखता है। लेकिन खास करके जो ब्लू कलर ये बटरफ्लाई के विंग से दिखता है, वो पिगमेंट की वजह से नहीं दिख रहा है, वो पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है, वो दिखता है उसके नैनो स्ट्रक्चर के कारण से। और यहाँ भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पिक्चर लिया गया उस बटरफ्लाई के विंग्स का। तो आप देखिएगा एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है और एक टॉप व्यू है, तो उसमें बहुत सारे नैनो स्ट्रक्चर्ड सरफेसेस बने हुए हैं और दो सरफेस के बीच का जो एयर गैप है वो भी नैनो साइज का है। तो जब लाइट पड़ती है, सनलाइट उसके विंग्स पर पड़ती है, तो ऊपर वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है और फिर उसके नीचे वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, और दोनों मिल करके इंटरफेयर कर करके, और जिस वेवलेंथ के रीजन का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है वो वाला कलर आपको दिखने वाला है। तो ये जो ब्लू कलर है ना, वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई हो, उसका जो दो लेयर्स के बीच का गैप है, एयर गैप है, वो उसी ऑर्डर का है। And that blue color is due to the nanostructure present in the wings of butterfly. ये 3D नैनो स्ट्रक्चर होता है, और ये नैनो स्ट्रक्चर हम बहुत पुराने जमाने से पेंट जो हम लोग करते Excuse me, हैं। sir. हाँ बोलो। Sir, could you explain that again in English? Yes. What I was telling कि in the wings of butterfly some colors are visible. When they are flying, some colors are visible, but blue color is not due to some kind of pigment of that color present in the wings of butterfly. Actually, a same image was taken, a scanning electron microscopic image was taken for the wings of butterfly, and what we got was that a very good nanostructural surface is there, and the separation between two such parallel surfaces also is of nanometric scale. So when light gets incident on the surface of the wing of that butterfly, it gets reflected from the upper surface of the wing and then from the lower surface of the wing, and the difference separation between the two surfaces is of certain nanometers. So a particular wavelength satisfies the conditions for the constructive interference of these two reflected beams, and after interference they produce certain color.
and that blue color is due to this phenomena, not due to the presence of some kind of pigment in the wing of that butterfly. So this is due to the nanostructure present in the wings of that butterfly. Okay? Got it, sir. Thank you. और पुराने जमाने से हम लोग बहुत सारा पेंट्स, ग्लेज, वो जो सॉल्ट की बात किए, ये सब यूज करते रहे। कुछ पेंट्स लगाते थे, उस पर वर्षा होती है और वो पानी उस पर टिकता नहीं है, सीधे उसको सरफेस को धोता हुआ नीचे चला जाता है। दैट आर ऑल ड्यू टू नैनो स्ट्रक्चर्स। अब सवाल ये उठता है, हम 15 मिनट और ले सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। हाँ जी संतोष सर। जी 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 15 से 16 17 मिनट और लेंगे हम, 2 मिनट का लीवरेज ले रहे हैं। तो मैं कहने वाला ये हूं कि ये जो सारी चीजें हैं जो हमने बताया, बटरफ्लाई तो 1939 में नहीं बना, 1939 में नहीं बना, 1950 में नहीं बना, 1951 में नहीं बना। तो ये चीजें तो हजारों वर्ष पहले से चली आ रही। मीन्स कि ये नैनो स्ट्रक्चर्स और ये नैनो टेक्नोलॉजी के जो एलिमेंट्स थे वो हमारे प्रकृति के अंदर में हजारों वर्ष पहले से प्रेजेंट थे। लेकिन 1980 के पहले हम नैनो वर्ड सुनते ही नहीं थे। लेट 90s से, अगर आप 1980s के पहले का पेपर सर्च करेंगे, शायद कोई पेपर आपको नैनो से मिलने वाला नहीं है। आज के डेट में मटेरियल साइंस में रिसर्च करने वाला दुनिया का एक सिंगल रिसर्चर नहीं होगा कि अगर वो मटेरियल साइंस में काम कर रहा है, पूछेगा क्या करते हो, तो बोलेगा नैनो टेक्नोलॉजी करते हैं, नैनो फिजिक्स करते हैं, नैनो फैब्रिकेशन करते हैं, नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल के ऊपर में काम करते हैं। और पता नहीं पर डे सैकड़ों पब्लिकेशंस होते हैं इसके ऊपर में। तो एकाएक 1990 के बाद से नैनो बजवर्ड बन गया और जो काम कर रहा है नैनो में काम कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ भाई? इसके पहले हम क्यों नहीं नैनो की बात कर रहे थे? ये नैनो स्ट्रक्चर्स तो हमारे प्रकृति के अंदर में कब से प्रेजेंट थे। तो इसकी एक वजह थी, नैनो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, लेकिन आज के डेट में हमारा इंटरेस्ट क्या है? हमें मून मिशन पर काम करना है, हमें मंगल मिशन पर काम करना है, हम चंद्रयान 3 लैंड करवा रहे हैं, हमें स्पेस व्हीकल्स भेजने हैं। तो उसके अंदर में हमें कैसे मटेरियल्स चाहिए होगा, तो उसका हार्डनेस इतना चाहिए, उसकी रिजिडिटी इतनी चाहिए, लेकिन वेट कम होना चाहिए। अब उसी स्टील को, जिस स्टील को हम अभी तक यूज कर रहे थे, उस स्टील के अंदर में क्या ऐसा इंजीनियरिंग कर दें कि सेम स्टील स्टार्ट शोइंग ऑल दीज प्रॉपर्टीज एंड इट कैन बी यूज्ड इन सच स्पेसक्राफ्ट्स। तो हमारा इंटरेस्ट, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हमारा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। और ये कब होता है? मैंने कहा ना कि वो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज शो कर रही है, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चलने वाले फिनोमेना का एवरेज आउट इफेक्ट है। लेकिन अगर हम पार्टिकल साइज को छोटा करते 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 उस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ तक चले जाएं, तो वहां हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। उसको कुछ कट पिट करके वहां पर उस स्केल पर कुछ चेंजेस ला करके हम कंट्रोल्ड वे में उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जो माइक्रोस्कोप्स होने चाहिए, उसका रिजोल्यूशन उस ऑर्डर का होना चाहिए। उस स्केल पर जाकर के हम चीजों को देख सकें, रिजॉल्व कर सकें। रिजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि दो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग देख पाना। अगर बहुत नजदीक नजदीक दो डॉट्स हैं तो इनको हम अलग अलग देख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये वेल रिजॉल्व है। लेकिन अगर थोड़ी दूरी से इसको देखिएगा तो ये दोनों मिल करके ऐसा लगेगा जैसे एक ही डॉट है, तो हम उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स थे, उनका रिजोल्यूशन उनके वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, और मोटा मोटी उनका रिजोल्यूशन उनके वेवलेंथ का 50% के आसपास का होता है। और जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है वो 4000 एंगस्ट्रम यूनिट के आसपास का है,
लोवेस्ट स्मॉलेस्ट वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की बात करते हैं। तो हमारा रिजोल्यूशन कितना होगा? मोटा मोटी अगर इसका 50% ले लें तो 2000 एंगस्ट्रम। 2000 एंगस्ट्रम का क्या मतलब हो गया? 200 नैनोमीटर। तब तो हम 60 नैनोमीटर रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, 50 नैनोमीटर रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का माइक्रोस्कोप अपने पास नहीं था जिसकी मदद से उस लेवल की इंजीनियरिंग को हम कर सकें, उस लेवल पर हम अपने ऑब्जर्वेशंस कर सकें, और अगर कंट्रोल्ड वे में कोई चेंज लाना चाहते हैं तो उसको करवा सकें। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारा जो अवेलेबल हुआ वो कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी 1939 के बाद से होनी उसकी शुरू हो गई, और इसीलिए उसके बाद से हम लोग इस स्केल पर कुछ काम करने की बातें सोचना शुरू किए। और जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रॉन बीम का, 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर अगर आप उसको एक्सेलरेट करवाइएगा तो उसका वेवलेंथ 0.025 एंगस्ट्रम के आसपास का होता है, और उसका रिजोल्यूशन वेल विद इन 1 नैनोमीटर होता है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए तो अब उस लेवल पर हम ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, उस लेवल की इमेजिंग हम कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग हम कर रहे हैं, अगर कोई मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं उस क्रिटिकल लेंथ स्केल के ऊपर में, तो नाउ वी कैन मेजर द थिंग्स, वी कैन सी, वी कैन ऑब्जर्व, वी कैन टेक इमेजेस, यस वेदर वी हैव बीन सक्सेसफुल इन डूइंग सो और नॉट। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इजाद हो जाना और उसकी कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी हो जाना, उसके बाद से ये जो नैनो रिसर्च है वो हमारा बजवर्ड बन जाता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि नैनो में जो मोस्ट ऑफ द काम हो रहा है वो पिछले 25-30 वर्षों में हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है डीएनए के बारे में। लोगों को पता होगा ना, मैं बायोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, मुझे बायोलॉजी बिल्कुल ही नहीं आती है, लेकिन आप लोगों में से तो बहुत सारे लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, और डीएनए का नाम सुने होंगे। कितने लोग डीएनए का नाम सुने? यस सर। न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है ये डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, सर ये हमारी तो इतना भारी जीन्स नाम है इसके अंदर होती है। कि मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसा है ना? क्या? तो इसका मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि इसका जो विड्थ होता है वो 2 नैनोमीटर के ऑर्डर का होता है। तो इन दैट वे इट इज नैनोमेट्रिक मटेरियल। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं दे डिस्प्ले मिनिएचराइजेशन। तो मुख्य रूप से आपको पता है कि हमारा जो शरीर है या जो मानव शरीर है या कोई भी बॉडी है, वो उसका बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। और सेल के अंदर में बहुत सारा लिक्विड होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर में भी एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर में ये रहता है, डीएनए रहता है, और यही सारे इंफॉर्मेशन का कैरियर होता है, ये डीएनए। तो इस डीएनए के डिस्कवरी की जो कहानी है ना, वो थोड़ा फिजिक्स से रिश्ता रखता है। वो 1950 के आसपास लोग डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे थे, और एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के एक बहुत बड़े स्टॉलवर्ट थे, लाइनस पॉलिंग, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, को कैलटेक बोलते हैं, वहां पर काम करते थे। और उन्होंने डीएनए के मॉलिक्यूल का कुछ एक्सरे फोटोग्राफ करने की कोशिश किया था। तो बहुत अच्छा इमेजिंग तो वो नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ, पहली दफा उन्होंने कहा था कि डीएनए मस्ट बी हेलिक्स और ए स्पाइरल काइंड ऑफ थिंग। उसके बाद रोजालिन फ्रैंकलिन, शी वाज वर्किंग एट किंग्स कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, एंड शी हैड earned PhD in 1945 from Cambridge University in physical chemistry, and she was expert of X-ray crystallography. 31 साल की उम्र में, at the age of 31, 1951 में रोजालिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत क्लियर और एक्यूरेट
इमेजिंग किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज लिया था डीएनए क्रिस्टल का 1951 में। और 1951 में क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, आप पढ़ते हैं ना कि वाटसन एंड क्रिक इसके डिस्कवर रहे हैं, तो फ्रांसिस क्रिक जो थे उनकी उम्र थी 35 साल की और वो पीएचडी कर रहे थे क्रिस्टलोग्राफी ऑफ प्रोटीन्स के ऊपर में। और वाटसन जो थे उनकी उम्र 23 साल थी और वो पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप में काम कर रहे थे बायोलॉजी में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। 1952 में, जो 1951 में पहली दफा रोजालिंड फ्रैंकलिन ने डीएनए क्रिस्टल का एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज लिया था, वो फोटो 51 के नाम से प्रसिद्ध है। फिजिक्स वाले लोग भी उसको फोटो 51 बोलते हैं, बायोलॉजी वाले लोग भी फोटो 51 बोलते हैं। 1952 में उसने फिर से एक और एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेजिंग किया रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, एंड दैट इमेज वाज वेरी क्लियर एंड वेरी एक्यूरेट डीएनए मॉलिक्यूल का। और रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक कलीग थे मॉरिस विल्किंस, उन्होंने क्या किया कि बिना रोजालिंड फ्रैंकलिन से परमिशन लिए हुए और इनके इमेज को वाटसन को दिखाया। वाटसन उसी फील्ड में काम कर रहे थे और वाटसन जैसे ही इस इमेज को देखे तो उनको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आ गया और उन्होंने 1953 में क्रिक के साथ नेचर जर्नल को अपना पेपर कम्युनिकेट कर दिया और 25 अप्रैल 1953 में नेचर ने क्रिक एंड वाटसन का वो पेपर, जो मात्र 900 वर्ड का लिखा हुआ आर्टिकल था, वो ए स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइब क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ऐसा कर करके पब्लिश हुआ और 1962 में नोबेल प्राइज मिलता है। हालांकि नोबेल प्राइज में वाटसन, क्रिक के साथ जिन्होंने फ्रैंकलिन रोजालिंड का वो एक्सरे डिफ्रैक्शन का इमेज दिखा दिया था वाटसन साहब को, उनको भी शामिल किया जाता है, ये लोग शामिल करते हैं। तो क्रिक, वाटसन और विल्किंस, मॉरिस विल्किंस, तीनों को वो नोबेल प्राइज मिलता है। और एक सैड स्टोरी उसका ये है कि ये लोग चाहते थे जरूर कि इनको भी, रोजालिंड फ्रैंकलिन को भी उस नोबेल प्राइज में शामिल किया जाए, लेकिन 16 अप्रैल 1958 को एट द एज ऑफ 37 ओनली ओवेरियन कैंसर के कारण ये गुजर गई थी, रोजालिंड फ्रैंकलिन गुजर गई थी। तो मैंने कहा था ना कि जो रिसर्च की स्टोरीज होती हैं वो बहुत थ्रिलिंग होती हैं और उसमें एलिमेंट ऑफ फैसिनेशन एंड एवरीथिंग होता है। अभी अभी हम लोगों ने अपने कॉलेज में आपकी उम्र के कुछ बच्चों का एक 2 दिनों का वर्कशॉप करवाया और उसमें सेल के अंदर से डीएनए को आइसोलेट करके उनको दिखाने की कोशिश किया और वो बहुत थ्रिलिंग था। 2 दिन का उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक उसका मैंने, जो लोग करवा रहे थे, हमारे यहाँ जूलॉजी में फैकल्टी हैं डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर रश्मि कुमारी, और बॉटनी की फैकल्टी हैं डॉक्टर आकांक्षा प्रिया। इन तीनों ने मिलकर के उसको करवाया था और बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, उनके फीडबैक्स बहुत अच्छे आए। और अपने हाथ से कुछ करना और निकाल करके और उसको देखना, उसमें करते क्या है कि जो आप, उन्होंने प्लांट सेल से निकाला था, तो प्लांट का लीफ लिया और उस लीफ को एक बफर सॉल्यूशन में डाला और लिक्विड नाइट्रोजन में उसको क्रश वगैरह कर करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में तब्दील किया, उसको कुछ सेंट्रीफ्यूज वगैरह किया गया और उसके बाद उससे आइसोलेट किया गया। क्योंकि क्या है कि पहले तो आपको सेल वॉल को तोड़ना पड़ेगा और न्यूक्लियस के अंदर में डीएनए है, तो फिर उस न्यूक्लियस को भी तोड़िए, तब उसके अंदर से डीएनए निकलने वाला है। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज वगैरह कर करके और डीएनए को निकाला गया और उसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं। वो डीएनए नीचे तैरता हुआ दिखता भी है और उसके बाद उसको फिर हम लोग यूवी लाइट वगैरह से कुछ करके दिखाते हैं। उसका एक 3 मिनट का वीडियो, उस वीडियो को आप लोग देखिए। हमने उनको कहा था कि आप उसका एक वीडियो क्लिप दीजिए। पहले मैंने बताया नहीं था
इसलिए पार्ट पार्ट में उन्होंने कुछ वीडियो बनाया हुआ था, उसको कलेक्ट करके In this video, we will see how DNA is isolated and visualized from plant tissue. We have taken some plant leaves and petals from Veronica and Crinum plant and sterilized the surface with 70% ethanol. After sterilization of the surface, we kept the sample in clean mortar and pestle and allowed it to cool by keeping it in refrigerator. After 10 minutes, we crushed the leaves and petals with the help of liquid nitrogen and grinded them into very fine powder. The liquid nitrogen and mechanical injuries help in breaking the cell wall and nuclear membrane so that DNA can come out. To this thin powder, we added pre-warmed extraction buffer containing CTAB and other components of the extraction buffer. After adding extraction buffer, we mix the content, making it into a homogeneous mixture and incubate it at 70 degrees Celsius for 1 hour. After incubation, we separated the mixture from vials into aliquots of 1 ml in Eppendorf and added equal volume of 24:1 chloroform isomyl alcohol and vortexed it to mix the contents very nicely. After vortexing, we centrifuged these tubes at 10,000 rpm for 10 minutes. After centrifugation, we can see 3 separate layers containing clear supernatant and 2 layers of impurities. Transfer the supernatant very carefully in fresh Eppendorf and mix with double the volume of isopropanol for precipitation. After gentle mixing, we can very clearly see thread-like structures, which is the genomic DNA precipitating out. We centrifuged again at 10,000 rpm for 10 minutes so that genomic DNA forms a pellet at the bottom. The supernatant was discarded very carefully without disturbing the pellet. Pellet was given a wash with 70% ethanol and centrifuged at 1000 rpm for 1 minute. The supernatant was discarded carefully and pellet was left for over drying. Simultaneously, we prepared the agarose gel for visualization. Pellet was dissolved in distilled water and then after mixing it with loading dye, the complete sample was loaded in the wells of the gel. Around 20 microliter of the sample was loaded in each well. In the first well, we loaded the ladder so that we can see the size of our genomic DNA after the well runs. The electrophoretic unit was completed and the gel was run at 80 volts and 20 milliamperes for 1.5 hours. As the process started, we could see the genomic DNA moving out of the wells, and after 1.5 hours, we could visualize the DNA under UV light as thick bands. तो देखा आप लोगों ने इसको? यस सर। यस सर। और ये जो डीएनए होता है, ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये पॉलीमर है एक तरह का। इसके वॉल्स के ऊपर में फॉस्फेट्स होते हैं जिस पर नेगेटिव चार्जेस वगैरह होती है। उतना बायोलॉजी वाले लोग समझा पाएंगे या आप समझ पाएंगे, जिसके कारण एक स्ट्रैंड के बाद दूसरा स्ट्रैंड, तीसरा स्ट्रैंड आपस में जुड़ा हुआ होता है। और आपके शरीर में करीब 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और उन सारे सेल्स के डीएनए को अगर आप एक साथ ले लीजिए तो ऐसा लोग कहते हैं कि अर्थ से सन का 600 बार आप चक्कर लगा सकते हैं उसका, इतना सारा डीएनए होता है। और वो जो है आपके सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लिएटेड रहता है। मैंने शुरू किया था कहानी फीनमैन के कोट से और मैं अब अंत करूंगा फीनमैन के कोट से, और आगे फीनमैन की एक स्टोरी के बाद मैं अंत कर दूंगा अपना टॉक। फीनमैन का एक दूसरा कोट है, द ओनली वे टू हैव रियल सक्सेस इन साइंस is to describe the evidence very carefully without regard to the way you feel it should be. आइंस्टीन बहुत फीनमैन बहुत परफेक्शनिस्ट साइंटिस्ट थे और वो चीजों को बहुत गहराई से समझना चाहते थे। He was very keen to understand the things very well.
so that one may contribute to science meaningfully. He had very good communication skill as well. और वो कहते थे कि साइंस, आपका रियल सक्सेस इन साइंस जो है वो तभी है जब आप एविडेंस को बहुत केयरफुली स्टडी कीजिए। इससे मतलब नहीं है कि आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इसको कैसा होना चाहिए। हो सकता है कि आप समझ रहे हैं कि इसको ऐसा होना चाहिए और आप जब स्टडी कर रहे हैं तो कुछ और भी मिल रहा है। सो वी शुड रिलाई ऑन आवर फाइंडिंग्स। ये रिचर्ड फीनमैन ने, इनका एक बहुत ही वेल नोन टॉक है, 1959 में इन्होंने डिलीवर किया था अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के मीटिंग में कैलटेक में 29 दिसंबर 1959 को, जिसका टॉपिक था देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। और इस टॉक में फिनमैन साहब ने रिमार्केबली अपना जो फोरसाइट था विथ रिगार्ड टू फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ऐसा हम आज के डेट में कर सकते हैं। उन्होंने क्या, कितने विजनरी साइंटिस्ट थे, क्या सोच करके ये सारी बातें की थी। अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद डाउन द लाइन नैनो टेक्नोलॉजी क्या दिशा लेने वाला है और हमें कहां तक जाना चाहिए, किस दिशा में इसके रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए, उसका एक फोरसाइट था इनके टॉक के अंदर में। In this talk, he says that although it is very wild idea, it would be 3-4 चीजें इंटरेस्टिंग है उस टॉक की जिसको हमने यहाँ पर कोट किया है। It would be interesting in surgery if you could swallow the surgeon. You put the mechanical surgeon inside the blood vessels and it goes into the heart and looks around. It finds out which valve is the faulty one and takes a little knife and slice it out. अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि काश हम एक ऐसा सर्जन बनाते जिसको हम स्वेलो कर लेते, वो जाता इत्मीनान से हमारे शरीर में घूमता, हमारे ब्लड वेसल्स में घूमता, आर्टरीज के अंदर में इधर उधर दौड़ लगाता और वो देख लेता कि हाँ यहाँ पे फॉल्ट है और एक छुरी निकालता और उसको काटता और उसको ठीक कर देता। आज हम नैनो ड्रग डिलीवरी और टारगेटेड ड्रग डिलीवरी की बात कर रहे हैं और नैनो मेडिसिन की बात कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरी की बात कर रहे हैं। ये बात वो इमेजिन कर रहे थे 1959 में। At the meeting, Feynman concluded his talk with 2 challenges. The first challenge involved the construction of a tiny motor, and the second challenge involved the possibility of scaling down letters small enough so as to be able to fit the entire Encyclopedia Britannica on the head of a pin. 24 volumes इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का जो था, उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया कि क्या ये पॉसिबल है कि एक पिन का जो हेड होता है, जितनी भी चीजें 24 वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है वो सारा चीज एक पिन के हेड के ऊपर में ले आया जा सके। क्या ऐसा मिनिएचराइजेशन करना पॉसिबल है? और इसका वो अपना एक इमेजिनेशन भी बताते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। और वो उन्होंने एक एस्टिमेट किया। कोई भी जो अच्छा साइंटिस्ट होता है उसका एस्टिमेशन बहुत स्ट्रांग होता है। उन्होंने कहा कि देखो इस पिन के हेड का सरफेस एरिया कितना होगा, इसका अंदाजा लगाओ। और जितने पेजेज हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के, जितने भी पेजेज हैं जिसके ऊपर में आपका डेटा लिखा हुआ है, एंटर्ड है, उसमें कुछ इमेजेस होंगे, कुछ पिक्चर्स होंगे, कुछ लेटर्स होंगे, तो वो सारा का सारा पेज का एरिया कितना है। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर 25,000 टाइम्स उसको मिनिएचराइज कर दिया जाए, मतलब एक लेटर का साइज जितना बड़ा है उसको 1/25,000 में हम कन्वर्ट कर दें, मिनिएचराइज कर दें किसी तरह से, और तो इस पूरे पिन के हेड के ऊपर में 24 वॉल्यूम जो है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, उसके पूरे के पूरे कंटेंट को हम लिख सकते हैं, हम मिनिएचराइज कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने इमेजिन किया था और उन्होंने एक मेथड भी सजेस्ट किया था। उन्होंने कहा कि देखो हम क्या कर सकते हैं कि आप एक सोर्स ऑफ आयन यूज करो। वो सजेशन दे रहे हैं
कि आयन का एक सोर्स, हाईली एनर्जेटिक आयंस का एक सोर्स यूज करो विथ ए माइक्रोस्कोप लेंसेज इन रिवर्स पोजीशन। माइक्रोस्कोप में यूजुअली जहां पर ऑब्जेक्टिव रखते हैं वहां आईपीस को रखिए, जहां आईपीस रखते हैं वहां ऑब्जेक्टिव को रखिए। दिस इज जस्ट एन इमेजिनेशन ऑफ फीनमैन। तो लेंसेज को रिवर्स पोजीशन में रखो और पहले क्या करो कि एनर्जेटिक आयन बीम्स को क्या करो कि इस पिन के हेड के ऊपर में फोकस करवा दो। और फोकस करवा करके हम दो चीजें कर सकते हैं, यहां से इचिंग कर सकते हैं, मतलब यहां से काट के मटेरियल को हटा सकते हैं आयन बीम को बॉम्बार्ड करवा करके, या उन आयन बीम्स के सहारे जहां पर हम चाहें डिपॉजिट कर सकते हैं चीजों को। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि इस तरह से कहीं एचिंग कर दो और बीच बीच से मटेरियल्स को हटा दो। मान लो ऐसा प्लेट है, बीच से हमने मटेरियल को हटा दिया और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का ई जैसे लेटर है, तो अब यहाँ पर जो प्लेन सरफेस है वहां पर डिपॉजिट कर दिया हमने, और उसके बाद ये बीच में जो एचिंग कर दिए तो एक कॉन्ट्रास्ट डेवलप कर गया, और फिर यहाँ पर हमने डिपॉजिट कर दिया, फिर एचिंग कर दिया। दीज आर जस्ट द इमेजिनेशंस ऑफ फाइनमैन कि ऐसा कर सकते हैं क्या। और ऐसा करके फिर उसको 25,000 टाइम्स अगर हम इनलार्ज कर ले किसी तरह से, फिर उसको एज माइक्रोस्कोप यूज कर ले, लेंसेज को पलट करके और 25,000 टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर लें, तो वो सारी चीजें हमें दिखने लगेंगी और वो पूरा का पूरा जो 24 वॉल्यूम है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का, वो उसके पूरे मैटर को स्क्रीन के हेड के ऊपर में हम ला सकते हैं। बाद में जो ये टेक्निक इन्होंने उस समय सजेस्ट किया था, आज हम फोकस्ड आयन बीम करते हैं, एग्जैक्टली वही चीज है जो फाइनमैन साहब ने सजेस्ट किया था, या इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी करते हैं आज के डेट में, ये मोटा मोटी वही चीज है। तो 1959 में फीनमैन साहब इमेजिन कर रहे थे कि कैन वी डू लाइक दैट, एंड टुडे वी कैन अचीव दिस। हम ऐसा कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिथोग्राफी या फोकस्ड आयन बीम टेक्निक। तो इस तरह के विजनरी साइंटिस्ट थे। एक सैड स्टोरी है कि 1986 में एक स्पेस शटल चैलेंजर अपने टेक ऑफ के 73 सेकेंड्स के बाद ही एक्सप्लोड कर गया था यूएस में, और एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसमें टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उस इंक्वायरी कमेटी में रिचर्ड फीनमैन को रखा गया था। और रिचर्ड फीनमैन ने कहा कि नहीं, ये एक्सप्लोजन क्यों हुआ, कौन जिम्मेवार है, वो तो एक अलग मामला है, लेकिन ये एक्सप्लोजन हुआ क्यों, उसके साइंस को या उसके लैप्सेस को समझना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने उसकी इंक्वायरी के दरमियान स्टडी किया और ही वाज एबल टू पिन इट डाउन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कि रबर जो यूज हुआ था, वो रॉकेट बूस्टर ज्वाइंट को सील करने के लिए जो रबर यूज किया गया था जिसको ओ रिंग्स कहते थे, वो एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे जाने पर रबर का मटेरियल ऐसा था कि वो ब्रिटल हो जाता था और वो टूट जाता था, और जैसे ही उसका टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा तो वो ब्रिटल हो जाएगा। तो अगर हम इसके प्रॉपर्टीज को किसी तरह से मैनिपुलेट करते उस लेवल पर जा करके कि 0 डिग्री सी के नीचे भी ये ब्रिटल नहीं होता, तब शायद ये दुर्घटना नहीं होती। और टेक ऑफ के 73 सेकेंड के बाद का जो पोजीशन था उस पर वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सी के नीचे गया और वो जो रबर का ओ रिंग था वो ब्रिटल हो गया और वो ब्रेक कर गया, जिसके कारण से लीकेज होनी शुरू हो गई और उसके कारण से वो ब्लास्ट कर गया। तो इस चीज को उन्होंने पता लगाया और उन्होंने बताया कि नहीं, इसकी इंजीनियरिंग अच्छी नहीं की गई, और इसकी इंजीनियरिंग अगर इस तरह से की जाती, हम अगर कोई मैनिपुलेशन कर पाते उस स्केल के ऊपर में कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे जाने पर भी वो ब्रिटल नहीं होता, तब शायद ये दुर्घटना नहीं घटती। तो वहां से भी उनका नैनो इमेजिनेशन है। 1959 में वो इस तरह का इमेजिनेशन कर रहे हैं जो आज के डेट में उस पर बड़े बड़े पेपर्स हम लोग छाप रहे हैं। नैनो पार्टिकल्स बनाने के दो अप्रोचेस होते हैं।
प्रकृति जो है बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है, प्रकृति प्रीफर करती है बॉटम अप अप्रोच को। आप जानते हैं कि सेल को मिला करके और टिश्यूज बना, टिश्यू से ऑर्गन्स बना, ऑर्गन से हम बने, तो ऐसे ऐसे करके मतलब एटम बाय एटम, सेल बाय सेल जोड़ करके और फ्रॉम अ स्मॉलर स्केल टू बिगर स्केल। तो प्रकृति की जितनी भी घटनाएं हैं या जो नेचुरल फिनोमेना है, वो चीजों को मैन्यूवर करने के लिए बॉटम अप अप्रोच को ज्यादा फॉलो करता है, लेकिन हम लोग जो चीजें करते हैं उसमें टॉप डाउन अप्रोच ज्यादा फॉलो करते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा होगा, अभी हमारे साथ कुछ टीचर्स गए थे IIT हैदराबाद, तो वहां पर उन लोगों को दिखाया गया। हमारे प्रोफेसर एच सी वर्मा साहब के भी लैब में बहुत पहले था, एक बॉल मिलिंग होती है, उसमें छोटे छोटे स्टील के बॉल्स होते हैं, वो अलग तरह का स्टील होता है, बहुत हार्डर स्टील होता है, उसको सर्टेन RPM पर घुमा करके और उससे टक्कर मार मार के चीजों को तोड़ते हैं और कंट्रोल्ड वे में 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे उसको रगड़ करके और चीजों को आप तोड़ते जिस स्केल में ले जाना चाहते हैं उस स्केल में ले जा सकते हैं। तो बड़ा से तोड़ करके छोटे की ओर ले जाना अप टू नैनो स्केल, ये कहलाता है टॉप डाउन अप्रोच। और छोटे से बड़े की तरफ एटम बाय एटम न्यूक्लिएशन करवा करके और मटेरियल सिंथेसाइज करना, ये होता है बॉटम अप अप्रोच। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है भाई? तो ये जो नैनो स्ट्रक्चर्स जिनकी बात हम कर रहे थे, जिनके प्रॉपर्टीज को अब हम मैनिपुलेट कर सकते हैं उस कैरेक्टरिस्टिक लेंथ के स्केल पर जा करके, तो उनका एप्लीकेशन करना, एप्लीकेशन ऑफ दिस नैनो स्ट्रक्चर्स एंड हार्नेसिंग आवर नॉलेज ऑफ नैनो साइंस टू क्रिएट मटेरियल्स, मशीन्स एंड डिवाइसेस दैट विल फंडामेंटली चेंज द वे वी लिव एंड वर्क, इसको कहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। बहुत फैसिनेटिंग है नैनो करना। एज वी गो मोर एंड मोर इनटू द बॉटम, द वर्ल्ड बिकम्स मोर मिस्टीरियस एंड फैसिनेटिंग। और फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम। भारत सरकार नैनो रिसर्च को बहुत सपोर्ट कर रही है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के तहत, और काफी फंडिंग हो रही है रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को कि हम नैनो स्केल पर इंजीनियरिंग करके, मैनिपुलेशन करके और यूजफुल डिवाइसेस बना सकें, जिसकी इंडस्ट्री को जरूरत है। और हमारे आगे के जो स्पेस मिशंस हैं, न्यूक्लियर मिशंस हैं, उसके लिए जिस तरह के डिवाइसेस एंड मटेरियल्स की जरूरत है, वैसे डिवाइसेस और मटेरियल्स हम फैब्रिकेट कर सकें। इसके लिए पूरे दुनिया में नैनो पर रिसर्च काफी चल रहा है, अपने इंडिया में भी काफी हायर स्केल पर रिसर्च चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you so much, Santosh sir. Thank you, sir. थैंक यू It सर। was थैंक यू सर। really a pleasure. आपका तो एकदम बिल्कुल बहुत ही एक इंसाइट मिल गया नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो क्या होता है आपकी टॉक से, तो बहुत ही अच्छा लगा। और बच्चों को भी बहुत ही मजा आ रहा था, वो मुझे दिखाई दे रहा था। तो थैंक यू रियली। बच्चे, अच्छा लगा क्या? बहुत अच्छा लगा। Yes, sir. हो गया सर, डाउट ही नहीं हाँ, बचा। जी सर। सर बहुत सर टाइम तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। अच्छा, पढ़ाने वाला जब अच्छा रहता है तो मजा आता है पढ़ने में भी। हाँ सर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद सर जी। सर थैंक कुछ यू कुछ सर। डाउट पहले से 3-4 साल से था, वो सब अभी जस्ट क्लियर हो गया मेरा। अच्छा, डाउट्स लिखो। सर प्रैक्टिकल कभी एक्सपीरियंस तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। हाँ प्रॉब्लम है कुछ ऑडियो में। मैंने आपको 1 घंटे की बजाय 1 घंटा 40 मिनट जलवाया है। हाँ वो भी। Excuse me, sir. हाँ बोलो। Sir, is it possible for us to get the recorded part of this meeting? That you can ask from Smita madam.
we have done the recording of this and tried to put it on the website. So let us see. If we are able to, then we'll surely put it on the website. Sir, Next are website. you at LinkedIn? Me? Yes, sir. No, I'm not. Is there any way to further communicate or get guidance? You can write mail to me. You can WhatsApp me. Sir, if you share your WhatsApp or email, it will be very beneficial for us. Yes, please write my WhatsApp number 83405 49450. 83045. नहीं 83405. Yes, sir. 83405 Okay, sir. 49450. Thank you, sir. 49. Am I 450. audible now? Yes, you are audible. Sir, I was asking just like वो उन बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला ये डीएनए वाले एक्सपेरिमेंट का, इसी तरीके के कुछ एक्सपेरिमेंट में अगर हम लोग को भी कोई एक्सपीरियंस लेने का मौका मिले तो सर वो कैसे हो सकता है? अभी तो आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। इस पूरे नेस्ट के प्रोसेस से गुजरिए, आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा उसको आप पूरे जीवन भर शेयर करेंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस आपको होने वाले हैं सर, और बिल्कुल आपको मौका मिलने वाला है। क्या सर, प्लीज रिपीट योर व्हाट्सएप नंबर। पीपीटी नंबर पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर कह रहे हैं, फिर से बता दीजिए। 83405। मैं मैसेज कर रहा हूँ 83405 49450। Excuse me, sir. Yes. Sir, there is generally, it is said that nanoparticles or rather nanotechnology has risk associated with it. So what kind of risk does it possess? Risk. Sir, can I answer? Yes, please answer. Sir, actually, the size of nanoparticles are so small that it can go through our skin pores and enter in our blood vessels and can later harm us. Yes, that is one very important trait. People are talking of nanoplastics. Through water cycle or through food chain, it enters into our body and producing carcinogenic effects. So that is one threat. There are many other threats as well. But if you do science, it has two sides. So you have to balance it up. How to use it? There will be negative points, there will be positive points. So we have to take advantage of the positive side and balance the other things. This is up to you. Sir, can I ask one question? आइंस्टीन की थ्योरी के बाद एटम बॉम्ब्स भी बने ना, पटके भी गए ना, आगे नहीं पटके जाएंगे इसकी कोई गारंटी तो नहीं है ना। लेकिन उस थ्योरी ने रातों रात 200 साल आगे कर दिया था दुनिया को कि 400 साल आगे कर दिया था, आप नहीं कर सकते। तो साइंस करेंगे तो कुछ थ्रेट्स तो रहेंगे, थ्रेट्स रहेंगे। Excuse me, sir, could I ask a doubt? Yes, please. Sir, during the class, you mentioned something about the wavelength of electron beam. So it's 0.025 angstrom at 200 keV. I don't know what is the meaning of keV. Kilo electron volt. In which class you are? Are you in class 11 or class 10? I just finished class 10 and I am in the class 11 batch for 2025 to 26. Okay, that is kilo electron volt. So when you will be going in class 11 or 12, you will be reading all these things. So when electrons are accelerated, we tell that electrons are particle as well as
it has wave character. So when electron is accelerated through some potential difference, then some wave nature is associated with it, and the wavelength corresponding to that is given by some formula, which turns out to be equal to that value. Sir, I have a question. Thank you, Yes. sir. Sir, you showed us that the color of gold was changing on the basis of different particle size of gold. So I was just thinking that I have read that the color of compounds are due to that electrons going to higher state in the atoms. So does like what is the reason behind all of this color change in nano gold particles? What you have read is So, partly correct. And sir, I was just thinking maybe it's because the distance between in which the class you are? orbitals. In which Sir, class I'm you are? in class 12th. Okay, okay. Then you can understand. Yes, sir, I know. Yes, I have what you were studied. telling? So I was just thinking that the distance between the atomic orbitals shrinks. Is that the reason why the color changes? Not the distance between atomic orbitals. In all these situations, you cannot answer everything in terms of studying atom by atom, because this is cumulative property of that material, where large number of atoms are interacting with one another. So it is not the property of one single atom. It is actually the property of that entire material. Particles are of that size. But what is 1 nanometer? In 1 nanometer, at least 10-15 atoms will be there. Yes, sir. Arranged one after the other. So even if we are on the scale of 1 nanometer, it is not a matter of one atom. It is a matter of interaction between 5 to 10 atoms, 5 atoms. So whatever we are observing is the cumulative behavior or cumulative property of that entire material, whose constituent particles are of that size range. Yes, sir. So you must have Hello, sir. read. Yes. Continue. When atoms come closer, then the concept of discrete energy levels is no longer valid. Yes. When very close atoms are interacting with one another, we try to understand things in terms of energy bands, etc. Yes. And we talk of valence band, conduction band, etc., etc., etc. So what do you tell? Suppose one ZNO is there, zinc oxide is there. It is semiconducting material. So usually you tell that in semiconductors, the energy gap between the highest energy level of valence band and the lowest energy of conduction band is of the order of 1 electron volt. But that is not the case in zinc oxide. Zinc oxide is still semiconductor, but the energy gap is very large. It is a large band gap semiconductor when it is in that nanoscale range, zinc oxide. Yes, so sir. when matter goes in that scale, the nature of interaction changes, quantum effects comes into play, and the difference between the valence band energy and conduction band energy, they all change. So once they change, the entire nature of transition changes and colors come from there. Okay. Okay, thank you, sir. Hello, sir. Thank you. Sir, Also, could I I ask have a a doubt, question. sir? Sir. Think Yes, sir. So, we should leave. Sir, it is sir, already one question only. already One question only. going to No, be 8 only o'clock. one question. Should बाकी we के end this questions meeting आप now? लोग Only one question.
सर अच्छा पूछो पूछो। पूछो लास्ट यस क्वेश्चन। सर, तो जो 9th में जो हमने पढ़ा था रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसमें जो थीन गोल्ड फॉइल यूज हुई थी, तो अगर हम नैनो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से बनाते तो वो कुछ डिफरेंट होता क्या, कि सेम ही इफेक्ट होता? एक तो कि बहुत स्ट्रॉन्ग नोशन जो स्कूल में किताबों के द्वारा हमारे जैसे शिक्षकों के द्वारा बनवा दिया जाता है कि बहुत भावनात्मक रूप से जोड़ दिया जाता है कि उसमें गोल्ड फॉइल जो यूज हुई थी, और गोल्ड फॉइल के यूज होने की बहुत सारे वजहें बताई जाती हैं। वो मैलिएबल होता है, उसको बहुत पतला बना सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो ओरिजिनल स्टेट जो एक्सपेरिमेंट था वो गोल्ड फॉइल के साथ हुआ ही नहीं था, बट लेटर ऑन गोल्ड वाज वन ऑफ द मेटल्स जिसमें वो फाइंडिंग्स मिली, वैसी फाइंडिंग्स मिली। तो एक तो कि ये नहीं है कि उसमें इंटेंशनली गोल्ड यूज किया गया था, गोल्ड एक मेटल था उसमें, और कई सारे मेटल्स के ऊपर में वो एक्सपेरिमेंट किए गए थे। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? लाइक अगर हम नैनो पार्टिकल से अगर उसको क्यूमुलेटिव करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ डिफरेंट तो नहीं होता ना? नहीं, वहां तो नैनो पार्टिकल्स हम कर ही नहीं रहे थे ना, वहां तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एटम की दुनिया कैसी हो सकती है। हम तो वहां नैनो के भी नीचे करने की कुछ कोशिश कर रहे थे। हम तो एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे थे, हम तो न्यूक्लियस को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां का जो फोकस था ना, जो वो डिफरेंट था, वो डिफरेंट था। तो बंद करें स्मिता जी? हाँ जी, प्रश्न तो बहुत सारे हैं बच्चों के। आपने बहुत पेशेंटली आंसर भी किए सारे क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच, इट इज रियली अ प्लेजर। थैंक यू। सबको मेरा नमस्कार फिर से। थैंक यू सर। एंड कर रही हूँ मैं मीटिंग। ठीक Thank you, sir. थैंक यू सर।